नमस्कार, मैं प्रभाशंकर यादव, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला, क्लास बीए पार्ट 2, पेपर फर्स्ट, यूनिट 4 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का अध्ययन करने के लिए आपके बीच प्रस्तुत हुआ हूँ। यह सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत ही कहलाता है, किंतु एडम स्मिथ के सिद्धांत से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत की अपूर्णता से असंतुष्ट होकर उसे दूर करने के लिए डेविड रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत भी कहते हैं। एडम स्मिथ यह मानते थे कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी लाभदायक हो सकता है जब दोनों देशों को एक एक वस्तु के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, किंतु यदि एक देश किसी भी वस्तु के उत्पादन में लागत लाभ नहीं रखता, तब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति क्या होगी? व्यापार होगा कि नहीं होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने में एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत असमर्थ रहा। इसी कमी को दूर करने का श्रेय डेविड रिकार्डो को जाता है, जिन्होंने तुलनात्मक लागत सिद्धांत द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। रिकार्डो के अनुसार लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध निर्धारित करता है। श्रम के भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन लागतें भिन्न भिन्न होती हैं। जलवायु, प्राकृतिक साधनों, भौगोलिक स्थिति एवं श्रम की कुशलता में अंतर होने के कारण एक देश किसी वस्तु को किसी दूसरे देश की अपेक्षा कम लागत में उत्पादित कर सकता है। इस प्रकार प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत सबसे कम हो। इसलिए जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है तो वह उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसकी तुलनात्मक लागतें कम हैं, और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसकी तुलनात्मक लागतें अधिक हैं। रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार यही है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक लाभ अधिक अथवा तुलनात्मक हानि न्यूनतम होगी। इस सिद्धांत को संक्षिप्त रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है: कोई देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनमें उसे अधिकतम तुलनात्मक लाभ हो, और उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे तुलनात्मक हानि कम से कम हो। अब हम देखेंगे सिद्धांत की मान्यताएं। रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत की व्याख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन मान्यताओं के आधार पर की है। इसमें पहली मान्यता है, व्यापार करने वाले दो देश हैं जिनमें दो वस्तुओं का विनिमय होता है, अर्थात रिकार्डो का सिद्धांत दो देश और दो वस्तुओं के सरलतम मॉडल पर आधारित है। दूसरी मान्यता है, दोनों ही देशों में दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। तीसरी मान्यता है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है तथा अन्य साधनों को श्रम में ही समाहित मान लिया गया है। चौथी मान्यता है, दोनों देशों के बीच वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है, अर्थात विनिमय में मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। पांचवी मान्यता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों को श्रम लागत अर्थात प्रत्येक के उत्पादन में लगे श्रम इकाइयों की संख्या निर्धारित करती है। नंबर 6, पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार से तात्पर्य है, दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्णतः रोजगार में लगे हैं। नंबर 7, स्थिर लागतों के अधीन वस्तुओं का उत्पादन होता है, अर्थात जिस अनुपात में साधन बढ़ाते हैं उसी अनुपात में उत्पादन बढ़ जाता है। 8वां, उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर
तो पूर्णतः गतिशील हैं, परंतु दोनों देशों के बीच पूर्णतः गतिहीन है। 9वां नंबर, दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार है और वस्तुओं के व्यापार पर कोई रोक या प्रतिबंध नहीं है। 10वां नंबर है, दोनों देशों में व्यापार करने में कोई परिवहन लागतें नहीं हैं। और 11वां नंबर है, सभी श्रम इकाइयाँ समरूप हैं। 12वां नंबर, श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित है। और 13वां अंतिम नंबर है, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित है। आगे हम व्याख्या करेंगे। सिद्धांत की व्याख्या। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ इस प्रकार की जा सकती है, जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त होती है, यद्यपि एक वस्तु के उत्पादन में यह श्रेष्ठता अधिक तथा दूसरी वस्तु में कम रहती है, तो इसे लागतों में तुलनात्मक अंतर कहते हैं। एडम स्मिथ ने निरपेक्ष लाभ को ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बताया था, परंतु रिकार्डो ने बताया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पर्याप्त कारण है। एक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में उसे तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ तथा उन वस्तुओं का आयात करेगा जिनमें उसे कम लाभ है। इसे रिकार्डो के इंग्लैंड और पुर्तगाल के प्रसिद्ध उदाहरण द्वारा सारणी 1 में दिखाया जा सकता है। ये सारणी 1 है, हम इसमें दिखाएंगे इंग्लैंड और पुर्तगाल और दो वस्तुएं शराब और कपड़ा के उत्पादन कर रहे हैं। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि इंग्लैंड में शराब की एक इकाई उत्पादन करने के लिए 120 श्रम घंटे और कपड़े की एक इकाई उत्पादन करने के लिए 100 घंटे श्रम चाहिए, जबकि पुर्तगाल में शराब और कपड़े की एक एक इकाई उत्पादन करने के लिए क्रमशः 80 और 90 श्रम घंटे चाहिए। इस प्रकार पुर्तगाल की अपेक्षा इंग्लैंड शराब और कपड़े दोनों के उत्पादन के लिए अधिक श्रम का उपयोग करता है, अर्थात दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन करने में पुर्तगाल के श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिक से अधिक कुशल हैं। इसलिए शराब और कपड़े दोनों के उत्पादन में पुर्तगाल को निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है, परंतु पुर्तगाल को अधिक लाभ शराब को उत्पादन करके तथा उसे इंग्लैंड को निर्यात करके प्राप्त होगा, क्योंकि यह इसमें अधिक तुलनात्मक लाभ रखता है। ऐसा इस कारण होता है कि पुर्तगाल में शराब की उत्पादन लागत 80/120 बराबर 0.67 श्रम घंटे, कपड़े की उत्पादन लागत 90/100 बराबर 0.9 श्रम घंटे से कम है। इसलिए हम कहेंगे 0.67 कम है 0.9 श्रम घंटे से। दूसरी ओर इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिए, जिससे उसको न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। ऐसा इसलिए होता है, इंग्लैंड में कपड़े की उत्पादन लागत 100/90 बराबर 1.1 श्रम घंटे, शराब की उत्पादन लागत 120/80 बराबर 1.5 श्रम घंटे की तुलना में कम है। इसे हम कहेंगे 1.1 कम है 1.5 श्रम घंटे से। इस प्रकार दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे तो व्यापार लाभदायक होगा। यदि यह दोनों के लिए हित में होगा कि इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन करे तथा उसके बदले पुर्तगाल से शराब का आयात करे, तथा पुर्तगाल केवल शराब को उत्पादन करे तथा उसके बदले इंग्लैंड से कपड़े का आयात करे। अब आगे हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से दिखा सकते हैं। तो दोनों देशों की तुलनात्मक लाभ की स्थिति को चित्र 1 में उत्पादन संभावना वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चित्र में PL पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है और EG ये पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है और EG इंग्लैंड का उत्पादन संभावना वक्र है। पुर्तगाल को इंग्लैंड की तुलना में शराब और कपड़ा दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त है। पुर्तगाल शराब की OL और कपड़े की OP इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है, जबकि इंग्लैंड शराब की OG
और कपड़े की OE इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ER की ढलान PL के समांतर है, जो यह बताती है पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है, क्योंकि यदि वह कपड़े की OE के उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम का त्याग कर देता है तो शराब की OR इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है, जो इंग्लैंड के OG से अधिक है। इस प्रकार OR अधिक है OG से। दूसरी ओर इंग्लैंड की कपड़े की OE इकाइयों के उत्पादन में न्यूनतम तुलनात्मक हानि होती है। इस प्रकार पुर्तगाल शराब की OR इकाइयों का निर्यात करके निर्यात इंग्लैंड को करके और बदले में इंग्लैंड से कपड़े की OE इकाइयाँ विनिमय करेगा। इस प्रकार पुर्तगाल शराब का उत्पादन करेगा और इंग्लैंड कपड़ा का उत्पादन करेगा, जिससे दोनों देशों का लाभ होगा। अब हम सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं उस पर विचार करते हैं। क्या है? तुलनात्मक लागत सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का बहुत लोकप्रिय सिद्धांत रहा है। जब तक प्रथम विश्व युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक एक शताब्दी से भी अधिक समय के लिए तुलनात्मक लागतों का सिद्धांत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार रहा है। तब से आलोचक इसके सुंदर भवन को गिरा सकने के बजाय केवल उसका सुधार ही कर पाए हैं। कहने का तात्पर्य यह है, इस सिद्धांत में जो विकास किए गए उन्होंने उक्त सिद्धांत के मूल स्वरूप को नष्ट नहीं किया, केवल उसके पूरक सिद्धांत ही विकसित किए। परंतु यह सिद्धांत कुछ दोषों से मुक्त नहीं है। विशेष रूप से बर्टिन ओहलिन तथा फ्रैंक डी ग्राहम आदि के द्वारा इसकी आलोचनाएं की गईं। पहली आलोचना है श्रम लागत की अवास्तविक मान्यता। तुलनात्मक लागत सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। उत्पादन लागतों का हिसाब लगाते समय यह केवल श्रम लागतों को लेता है और वस्तुओं के उत्पादन में पाई जाने वाली जितनी भी प्रकार की गैर श्रम लागतें हैं उनको छोड़ देता है। यह वास्तविक है क्योंकि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के लेन देन का आधार श्रम लागतें नहीं अपितु मुद्रा लागतें होती हैं। दूसरा, श्रमिकों में समरूपता संभव नहीं। श्रम लागत सिद्धांत समरूप श्रम की मान्यता पर आधारित है। यह भी अवास्तविक है क्योंकि श्रम तो विभिन्न प्रकार का होता है। और तीसरी मान्यता है स्थिर लागतों की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत एक और कमज़ोर मान्यता पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण के कारण उत्पादन में वृद्धि के बाद लागतें स्थिर हो जाती हैं, परंतु तथ्य यह है कि लागतें या तो बढ़ती हैं या कम होती हैं। परिवहन लागतों की उपेक्षा। यह सिद्धांत में परिवहन लागतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सिद्धांत में परिवहन लागतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, किंतु यह यदि परिवहन लागत अधिक है तो यह भी संभव हो सकता है कि तुलनात्मक लागत के कारण होने वाला अंतर समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होगा। दो देश दो वस्तु मॉडल अवास्तविक। रिकार्डो का मॉडल दो वस्तुओं के आधार पर दो देशों के बीच व्यापार से संबंध रखता है। यह भी मान्यता अवास्तविक है क्योंकि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई देशों के बीच होता है जिनमें अनेक वस्तुओं का व्यापार होता है। एक पक्षीय सिद्धांत। यह सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केवल पूर्ति पक्ष पर विचार करता है और मांग को छोड़ देता है। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। यह सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। यह सिद्धांत को स्थैतिक बना देती है, जबकि किन्स का कहना है कि अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार होता है। निष्कर्ष, इन सभी आलोचनाओं के बावजूद यह सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यद्यपि इसमें बहुत से सुधार किए गए पर इसका
मूल ढांचा ज्यों का त्यों है या ज्यों का त्यों रहा। धन्यवाद।